गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 34वां सेशन है हम लोगों का। इकोनॉमी से संबंधित 7 क्वेश्चन हैं। आज का क्वेश्चन एकदम आसान है ना। देखते हैं क्या सब है। खुश रहिए संगम। प्रेम रंजन, गुड मॉर्निंग। आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, एकदम आसान क्वेश्चन है, संयुक्त क्षेत्र का क्या मतलब है ना। एकदम आसान क्वेश्चन है। आज का आंसर आप ही करेंगे। संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर किसे कहा जाता है? किसे कहेंगे? आंसर लिखिए, लिखकर भेजिए भाई उधर से। ज्वाइंट सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में क्या होता है? जो मतलब ज्वाइंट सेक्टर का होता है वही मिक्स्ड इकोनॉमी का भी होता है। क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी का? मिश्रित अर्थव्यवस्था का। आया है आंसर? प्रेम रंजन का तो आया है। किसी उद्यम में सरकार का अंश 60% से अधिक हो, ये क्या कहलाएगा? ये तो पब्लिक सेक्टर कहलाएगा ही। 50% से अधिक होता है तो उसे पब्लिक सेक्टर ही कहा जाता है, सार्वजनिक उद्यम ही कहा जाता है। नहीं, वस्तु का उत्पादन ये नहीं है, संयुक्त क्षेत्र है ही नहीं। न सहकारिता है। अगर किसी उद्यम में, यहां पर उद्यम कर लीजिएगा, उद्यम लिखा गया है, यदि किसी उद्यम में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है, यानी ज्वाइंट सेक्टर का क्या मतलब होता है? किसी उद्यम में सार्वजनिक यानी सरकारी प्लस निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी। यही होगा ना। दोनों की जो हिस्से, नीरज गुड मॉर्निंग, गौरव खुश रहिए। तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की जो भागीदारी वाला क्षेत्र होता है वही ज्वाइंट सेक्टर कहलाता है। और जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर उत्पादन करते हैं, 3 बजे के बाद तो नहीं है बाबू, क्लास डिस्कशन का केवल इसी समय है। शाम में क्लास चलता है, लाइव क्लास, वीडियो भी मिलता है, वो पॉलिटी के लिए होता है केवल, जिसमें बेसिक है ना, एक पॉलिटी पढ़ते हैं हम लोग। डिस्कशन का क्लास केवल 11:30 बजे से ही है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा कि वैसा उद्यम जिसमें सरकारी और निजी दोनों का ही स्वामित्व हो, नियंत्रण हो, उसी को ज्वाइंट सेक्टर, संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? एकदम आसान क्वेश्चन है आज का। राजकोषीय नीति के 3 उपकरण होते हैं। इसमें 3 बातें शामिल होती हैं। सार्वजनिक व्यय, करारोपण और सार्वजनिक ऋण। यही 3 होता है। एकदम आसान क्वेश्चन है। इसका तो उत्तर जरूर बताए होंगे। नहीं, ब्याज दर सही है, ये तीनों तो है ही। करारोपण है, सार्वजनिक ऋण है, सार्वजनिक व्यय है। ये ब्याज दर जो होता है किस नीति का हिस्सा होता है? ब्याज दर किसका हिस्सा है? सही है प्रेम, गौरव सही है।
ब्याज दर मौद्रिक नीति का हिस्सा होता है। राजकोषीय नीति का संचालन कौन करता है? सरकार करती है। बजट में ही तीन चीज होता है ना, करारोपण होता है, टैक्सेशन होता है, ऋण होता है और व्यय होता है। नहीं, तो सरकार राजकोषीय नीति का संचालन करती है और मौद्रिक नीति का संचालन कौन करेगा? मौद्रिक नीति का संचालन आरबीआई करता है। हालांकि मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए आजकल 2016 से 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति कमेटी एमपीसी बना हुआ है, जिसमें 3 सदस्य आरबीआई की ओर से होते हैं गवर्नर सहित, और 3 भारत सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। गवर्नर को आरबीआई गवर्नर को समान मत होने की स्थिति में एक अतिरिक्त मत देने का भी इसमें अधिकार होता है। नहीं तो अभी तो एमपीसी, लेकिन अभी भी है, अतिरिक्त मत देने का अधिकार देकर उसकी वरीयता को तो स्थापित कर ही दिया गया है। तो इसका संचालन आरबीआई करेगा और राजकोषीय नीति का संचालन सरकार स्वयं करती है। इसी से राजकोष का प्रबंधन ही किया जाता है। तो इसमें ब्याज दर ये मौद्रिक नीति का हिस्सा है, राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है, फिस्कल पॉलिसी नहीं होता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा होता है, जिसका प्रबंधन आरबीआई करता है। राजकोषीय नीति का प्रबंधन सरकार करती है। जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं है। कूट में क्वेश्चन है, कौन शामिल नहीं है, इसका उत्तर बताइए। क्लास में है बाबू, बाद में बात करेंगे। कौन होगा बताइए? 1935 लिखे हो जी, प्रेम रंजन। प्रेम बताओ कौन सा होगा? नहीं है सही गौरव, प्रेम नहीं है सही बेटा, बताइए कौन सा होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अच्छा 35 लिखे थे, चलो ठीक है। कौन जीएसटी में शामिल नहीं है? 5 कर है, सीमा शुल्क है, उत्पाद शुल्क है, शराब पर उत्पाद शुल्क है, भूमि कर है और अंतर्राज्यीय व्यापार कर है। कौन होगा इसका उत्तर? देखो, जीएसटी किस प्रकार के कर से संबंधित है? अप्रत्यक्ष कर है। नहीं, वस्तु और सेवा पर लगने वाला जो भी कर होता है सब अप्रत्यक्ष कर ही होता है ना, और इसका नाम ही वस्तु और सेवा कर है, इसलिए ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित व्यवस्था है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कट जाएगा, क्योंकि भूमि कर प्रत्यक्ष कर है। नहीं, भूमि कर प्रत्यक्ष कर होता है, इसलिए जीएसटी के अंतर्गत तो ये स्वाभाविक रूप से ही शामिल नहीं होगा। तो एक आंसर तो 4 ही हो गया। इसके बाद सीमा शुल्क को इससे बाहर रखा गया है। सीमा शुल्क इसमें शामिल नहीं है जीएसटी के अंतर्गत, हालांकि अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था ही है, लेकिन सीमा शुल्क शामिल नहीं है। और दूसरा, राज्य के स्तर पर शराब पर उत्पाद शुल्क ये भी शामिल नहीं है। अगर शराब पर उत्पाद शुल्क शामिल होता तो फिर बिहार सरकार शराबबंदी कैसे लागू करती? तो राज्य सूची का कर पहले से भी है। तो राज्य सूची का कर है, राज्य सरकार ही लगाती है, वसूलती है, प्राप्त धन का व्यय करती है, और ये जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो एक ये हो जाएगा, है ना। तो
1, 3 और 4 लगता है विकल्प भी नहीं दिया पाया है, गलत हो गया है, इसी को कर लीजिए। तो 1, 3 और 4 यही इसका उत्तर होगा। भूमि कर तो इसलिए हटेगा क्योंकि प्रत्यक्ष कर की व्यवस्था है नहीं, और सीमा शुल्क शामिल नहीं है, और राज्य करों में, चलिए कोई बात नहीं है, कोई भी तैयारी करते हैं समय तो पढ़ना ही रहता है, ठीक है। और राज्य करों में शराब पर उत्पाद शुल्क जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। हालांकि अभी वर्तमान में पेट्रोलियम पदार्थ पर भी जीएसटी वसूल नहीं किया जाता है। कब से वसूल किया जाएगा इसका निर्णय जीएसटी परिषद को करना है ना। तो उत्तर 1, 3 और 4, उसको 5 को हटाकर 4 ही कर लीजिएगा, तभी उत्तर इसका बन पाएगा, है ना। कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017। क्या फ्रांस के मॉडल पर आधारित है ना, लेकिन सब ना पूछता है, पूछेगा तो सीधे केलकर समिति की अनुशंसा थी, और 2024-25 के बजट में जीएसटी से आय का अनुमान कुल आय का 17% किया गया। 17 है ना जी, क्या 18 है? 18%। हालांकि ऐसे 18% करके कभी पूछता नहीं है, बहुत पूछेगा तो 4 दे देगा। एक दिन हम लोग डिस्कस किए भी थे, और उसको क्या 4 में लगा? 1, 3 और 4 इसका उत्तर होगा, है ना। भूमि कर नहीं है, प्रत्यक्ष कर ऐसे भी है। भारत में वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के विषय में कौन सा कथन असत्य है? एफडीआई वर्ष 2023-24 में भारत को कुल इतना मिला, $44,423 बिलियन एफडीआई मिला है। यहां तक सही है, ठीक है। लेकिन 22-23 की तुलना में गिरावट आई है ना, और यह गिरावट 3.49% है। तो यहां अधिक नहीं होगा, यही गलत है, कम हुआ है। ठीक है, कम हुआ है, और कम होकर $44,423 बिलियन रहा है। दूसरा, राज्यों में सर्वाधिक एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गुजरात को प्राप्त हुआ है, ये सही है। गुजरात पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, और कर्नाटक तीसरे नंबर पे है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में एफडीआई घटा भी है। आर्थिक क्षेत्रों में सर्वाधिक एफडीआई कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के, ये हमेशा पहले नंबर पे भारत में रहता है, जबकि दूसरे स्थान पर सेवा क्षेत्र ही शामिल है। सेवा क्षेत्र में दूसरे नंबर पे है। और सबसे आश्चर्य की बात जो था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तीसरे नंबर पे रहा है, और हाल के वर्षों में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एफडीआई लगातार बढ़ रहा है ना। इस रिपोर्ट की एक विशेषता यही थी आधारिक संरचना में एफडीआई तेजी से बढ़ा है ना। वहां भी जहां लिखा हुआ था वहां भी गौर करने वाली बात कह के ही लिखा था, इसलिए हमने लिख दिया। हो सकता है इस ढंग से भी क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि इकोनॉमी में दिमाग पूरा लगाता है बीपीएससी। एक बात और भी है, ये भी क्वेश्चन पूछने वाला है एकदम। इधर हाल के वर्षों में, लगता है 5-6 बरस से, भारत में एफडीआई सबसे अधिक सिंगापुर के माध्यम से आता था। पहले नंबर पे सिंगापुर ही रहता था, दूसरे नंबर पर अमेरिका रहता था, और तीसरे नंबर पे मॉरिशस चल रहा था। जबकि उधर 25 बरस तक मॉरिशस ही पहले नंबर पे रहा था, लेकिन इधर 5-6 वर्षों से सिंगापुर पहले स्थान पर आ गया था, है ना।
तो लेकिन 2023-24 में सर्वाधिक एफडीआई भारत को मॉरिशस के रास्ते ही प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरे स्थान पर सिंगापुर है और तीसरे स्थान पर अमेरिका है ना। मॉरिशस से कुल एफडीआई का 25% आया है, सिंगापुर से लगता है 19% था, याद नहीं है हमको ठीक से, लेकिन अमेरिका से मात्र 9% आया है। तो इस बार के लिए इधर सिंगापुर लगातार पहले नंबर पे चल रहा था, लेकिन 23-24 में फिर से एक बार मॉरिशस पहले नंबर पे आ गया है। यह क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ट्रेंड सिंगापुर के पक्ष में ही चल रहा था, इस बार ट्रेंड बदल चुका है, बदल गया है, तो शायद क्वेश्चन के रूप में डाल दे। एक अवधारणा के, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। मानव पूंजी कब बनता है? कौशल विकास से, तब न पूंजी के रूप में उपयोग होगा। शिक्षा से, यूं कहिए कि ज्ञान से, है ना। विकल्प के अनुसार उत्तर चुनना है। अधिक पूंजी संचय, ये तो होगा ही नहीं, ये तो लगता है केवल देने के लिए विकल्प आयोग ने दे रखा था, पिछले ही साल का क्वेश्चन है। ज्ञान में वृद्धि होगा, ठीक है, कौशल स्तर में वृद्धि होगा, और यहां ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि तीनों को कर दिया है, तो होना तो चाहिए। हालांकि ये वाला यहां विकल्प के तौर पे यहां इसमें लिख दिया है, ये वाला यहां लिख दिया है ना, क्षमताओं में वृद्धि। अब इस टाइप का विकल्प यहां नहीं है भी तो 3-4 है, जबकि इसमें 2 भी आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। इसमें 1 है, ये नहीं होगा, और इसमें भी 1 है, तो 1 तो है ही नहीं पूंजी का संचय, तो तीनों में से कोई नहीं होगा। लेकिन 4 में सब कुछ है, जो आपसे पूछा गया है वो सब है उसमें, तो केवल 4 ही होगा। नहीं सही है संगत? अंतरराष्ट्रीय, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है ना। क्या उसका उत्तर होगा हम नहीं बताया, आप लोग ही देख के बता दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के द्वारा अंशदान देना पड़ता है। उस अंशदान के बदले आईएमएफ एक प्रतिभूति जारी करता है जो कहा जाता है क्या? एकदम आसान क्वेश्चन, बताइए। क्या होगा? कौन सा उत्तर होगा? प्रेम? नहीं पता? अरे देखो, एडीआर है, जीडीआर है, तो आसान सा क्वेश्चन है। एसडीआर है, एसएलआर है, नहीं बताइए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कई जगह पढ़ने को मिलता होगा। विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा भी होता है ये, कौन सा होगा? एडीआर जीडीआर है ना। देखो, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी बॉन्ड को
जारी बॉन्ड, है ना। पहले नाम पड़ा यूरो निर्गम, क्योंकि यूरोपीय यूनियन मार्केट के लिए जारी हुआ था, है ना। जब यही बॉन्ड अमेरिकी बाजार के लिए जारी हुआ तब इसका नाम दिया गया ADR, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। ये ADR है, एक प्रकार का बॉन्ड है भारतीय कंपनियों का जो विदेशी मुद्रा में जारी होता है अमेरिकन बाजार के लिए, केवल अमेरिकन बाजार के लिए। और जब ग्लोबल मार्केट के लिए जारी हुआ तब इसका नाम पड़ा GDR, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट। तो ये दोनों तो बॉन्ड है, इसमें IMF की कोई भूमिका नहीं होती है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएंगे। और SLR ये क्या है? स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात जिसको कहते हैं, है ना। ये प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की बाध्यता होती है, उसे ही SLR कहते हैं। अभी लगता है कि 18.5% है, तो ये तो RBI से संबंधित है, IMF तो यहां है नहीं, है ना। 18.5 ही अभी होना चाहिए। पहले 1991 से पहले ये 38-39% हुआ करता था, आधा से अधिक घटा दिया गया है। ये सरकार की प्रतिभूति में निवेश होता है जिससे कि कम ब्याज दर पर सरकार को विकास कार्यों के लिए ऋण प्राप्त हो जाता है, धन प्राप्त हो जाता है। तो ये तो RBI से संबंधित है ना। ऐसे भी साख नियंत्रण में SLR CRR पढ़ते हैं, तो ये RBI से संबंधित है। ये दोनों भारतीय कंपनियों द्वारा अमेरिकी बाजार और ग्लोबल मार्केट के लिए जारी बॉन्ड होता है, ऋण पत्र होता है, तो ये भी नहीं होगा। तब बचता है SDR। तो इसका उत्तर तो SDR ही है। SDR जो होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार। नहीं होता है। जो IMF प्रत्येक सदस्य देश को उसके अंशदान के बदले जारी करता है, कागजी मुद्रा भी कहते हैं इसे। कोई भी देश SDR बेचकर विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकता है। SDR का प्रचलन IMF में, SDR का प्रचलन 1970 से है। पहले SDR के मूल्य का आकलन केवल डॉलर में होता था, अमेरिकन डॉलर में। 1974 से बास्केट सिस्टम का प्रयोग है। इस बास्केट में डॉलर भी शामिल है, पौंड भी शामिल है, यूरो शामिल है, येन शामिल है, और 2016 में रेनबिन शामिल किया गया है। चीन की मुद्रा है ना। इस बास्केट सिस्टम में इसके मूल्य का आकलन किया जाता है, तो आकलन के लिए यही है, ठीक है ना। तो SDR ही कहा जाता है। सदस्य देशों को उनके अंशदान के बदले जो प्रतिभूति जारी किया जाता है उसे ही SDR कहते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट,
विशेष आहरण अधिकार, कोई भी देश जरूरत पड़ने पर इसे बेचकर विदेशी मुद्रा खरीद सकता है ना। भुगतान संतुलन की स्थिति को ठीक कर सकता है, इस उद्देश्य से दिया गया था। ठीक है। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? किसके द्वारा? ये भी तो आसान क्वेश्चन है, बताइए। मौजूदा कीमत पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा, सबसे अच्छा पूछ रहा है। अब बिहार का ही अगर देखिए तो स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय कितना है बिहार में 2023-24 में? कितना है? अच्छा देख लेते हैं। स्थिर कीमत पर 35,000 समथिंग है और चालू कीमत पर क्या है? वही मौजूदा कीमत होता है, 59,000 है। 24,000 का अंतर है, इसे तो चलेगा नहीं। प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तव यही होगा, वास्तविक यानी स्थिर कीमत पर कितना वृद्धि हुआ पीसीआई में, इससे बढ़िया इंडिकेटर नहीं हो सकता है। बचत अनुपात नहीं होगा, व्यापक अर्थों में भुगतान से तो नहीं होगा, है ना। तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, ये आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक है ना। अगर और भी देखिएगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर में भी सुधार हो सकता है, लेकिन वो सब विकल्प का हिस्सा नहीं है, उसमें उलझना नहीं है। तो इतने होंगे, ठीक है। तो यही 7 क्वेश्चन था, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। संयुक्त क्षेत्र वैसा क्षेत्र जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का स्वामित्व और नियंत्रण होता है, उसी को ज्वाइंट सेक्टर कहा जाता है ना। दूसरा, राजकोषीय नीति में ब्याज दर शामिल नहीं है। राजकोषीय नीति में 3 ही शामिल होता है, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय और करारोपण, यही 3 शामिल होता है। इसी 3 से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। ब्याज दर मौद्रिक नीति का हिस्सा है। राजकोषीय नीति का प्रबंधन सरकार करती है, मौद्रिक नीति का प्रबंधन आरबीआई करता है। तीसरा, जीएसटी में सीमा शुल्क शामिल नहीं है, अप्रत्यक्ष कर होते हुए भी। शराब पर उत्पाद शुल्क शामिल नहीं है और भूमि कर अप्रत्यक्ष कर है ही नहीं, प्रत्यक्ष कर के हिस्से में आता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $44,423 बिलियन 2023-24 में हुआ है, ये सही है, लेकिन वृद्धि नहीं हुई है। 3.49% की गिरावट आई है पिछले वर्ष की तुलना में, यानी 22-23 की तुलना में। 23-24 में सबसे अधिक एफडीआई गुजरात को मिला है, उसके बाद महाराष्ट्र को है, इसके बाद नंबर है कर्नाटक का। आर्थिक क्षेत्रों में सबसे अधिक एफडीआई कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को मिला है, दूसरे नंबर पे सेवा क्षेत्र है। और 2023-24 में सर्वाधिक एफडीआई भारत को मॉरिशस से मिला है। ये लगता है 5-6 वर्ष के बाद ऐसा हुआ है, नहीं तो 5-6 वर्ष से लगातार सिंगापुर ही पहले नंबर पे रह रहा था। मानव पूंजी, देश के लोगों में ज्ञान, कौशल, स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को ही कहा जाता है, जिससे कि मानव एक संसाधन के रूप में काम आना शुरू हो जाता है। आईएमएफ सदस्य राष्ट्रों को उनके अंशदान के बदले जो प्रतिभूति जारी करता है, इसे एसडीआर कहा जाता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। तो एसडीआर है ये, इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन गलती हो रही है। थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन की जरूरत है एसडीआर के विषय में। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक वृद्धि का होना होता है। यही 7 क्वेश्चन था आज।
फिर कल 7 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, डिस्कस किया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही है। धन्यवाद।